सनातन धर्म के खिलाफ विवादित बयानों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। डीएम के नेताओं के विवादित बयानों ने सनातन पर सियासी संग्राम छेड़ दिया है। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की तो ए राजा ने एक कदम आगे बढ़कर इसकी तुलना एड्स और कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों से कर दी। अब तमिलनाडु सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री पोनमुडी के बयान ने पूरे इंडिया गठबंधन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। கூட்டணிதான் இந்தியா. எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம். ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதிலே இருப்பவர்களெல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும். மத இன சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும். ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும். இந்த சமூக சிந்தனையோடு இந்த இயக்கத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்று 26 கட்சிகள் உருவாகி இருக்கிற இந்த இந்தியா கூட்டணியினுடைய நோக்கம். அவர்கள் வந்திருக்கிற நீங்கள் எல்லாம் पोनमुडी के बयान पर खींचतान चल ही रही थी कि बीजेपी ने सोशल मीडिया पर ए राजा का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में राजा हिंदू धर्म को भारत और दुनिया के लिए बड़ा खतरा बता रहे हैं। Those who are living Indians in other countries also propagating caste in the name of Hindu religion. So Hindu religion is a biggest menace not only to India, now it is a menace to the entire world. सनातन के खिलाफ विवादित बयानों पर इंडिया गठबंधन में दो फाड़ हो गया है। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने सनातन विरोधी बयान का समर्थन किया है तो वहीं टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने इससे पल्ला झाड़ लिया है। ये सही नहीं है। तमिलनाडु में या डीएमके का कोई मत हो सकता, लेकिन उससे हम लोग जो इंडिया का गठबंधन में है सहमत नहीं है। ये सब सनातन धर्म की कुरीतियों के खिलाफ है। इसलिए जो गठबंधन बना है, उन्होंने माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है। मोदी मेड संविधान को हम लोग को खत्म करना है। सनातन के अपमान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस समेत पूरे इंडिया गठबंधन पर निशाना साध दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके सनातन विरोधी बयानों को सोनिया गांधी, राहुल और कांग्रेस की सोची समझी रणनीति का हिस्सा बताया। उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से इस पर अपना रुख स्पष्ट करने की भी बात कही। बीजेपी इंडिया गठबंधन को सनातन धर्म के खिलाफ बता रही है। क्या किसी और आस्था के देवों का आलोचना करने का इनका अधिकार है? इनकी हिम्मत है? कर पाएंगे क्या है? और ये वोट बैंक के लिए दूसरे पर तो चुप हो जाते हैं और सनातन का खुलकर विरोध करते हैं। जो सनातन के विरोध में बात करेगा उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख उठा करके देखेगा उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाएगा। सनातन पर छिड़ी गर्मा गर्म बहस के बीच राहुल गांधी ने विदेश में हिंदू धर्म पर बयान दे दिया। राहुल गांधी ने पेरिस में कार्यक्रम में बीजेपी पर निशाना साधने के लिए हिंदू धर्म और उसके पवित्र ग्रंथ गीता का सहारा लिया। I've read the Gita, I've read number of the Upanishads, I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing. I have not read anywhere in no Hindu book, from no Hindu, learned Hindu person, have I ever heard that you should terrorize, harm people who are weaker than you. I've never read that. सवाल ये है कि सनातन धर्म के खिलाफ लगातार जहर क्यों उगला जा रहा है? इसके पीछे वोटों की राजनीति है या कोई और साजिश? इंडिया गठबंधन 2024 में मोदी के खिलाफ एक होने का दावा करता है, तो फिर सनातन धर्म के मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन में कंफ्यूजन क्यों है? सनातन के अपमान से क्या चुनावी एजेंडा सेट होगा? डीएमके के लिए लोग कहते हैं, बहुत सारे विद्वान जानकार, कि उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी या उनकी अपनी जो पैदाइश है जस्टिस पार्टी से लेकर के डीएमके तक, वो शायद इसको बार बार बोलते रहते हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेटिस्फाई करते हैं चुनाव के मद्देनज़र। लेकिन जब एक आप इंडिया अलायंस के पार्ट हैं तो इस तरीके की बातें क्या इंडिया को एक्सेप्ट हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब राहुल गांधी ने भी नहीं दिया। उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, उपनिषद पढ़ा, गीता पढ़ा, सब कुछ पढ़ डाला, वेद पढ़ डाले, लेकिन ये नहीं बताया कि वो उदयनिधि के
पोनमुड़ी के, ए राजा के बयानों से सहमत है कि नहीं है, या इंडिया इस पर किस तरह से खड़ा है? क्योंकि जब भी हम चर्चा के लिए बुलाते हैं तो मना कर देते कि हम नहीं आएंगे इस पर। तो ये एक एजेंडा है या डिज़ाइन है? क्योंकि हमने इस पर एक पिछली बहस की, जब ये ए राजा का बयान आया तो हमें लगा कि अब ये शांत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी आलोचनाएं अलग अलग अनौपचारिक फ्रंट पे इंडिया की तरफ से हुई। लेकिन अब ये जो ताज़ा बयान उनके मंत्री का आया है, इससे लगता है कि नहीं, ये उनका एजेंडा, उनका इशू है और इस पर राय क्लियर होनी चाहिए। इसी बात फिर से एक बार चर्चा करते हैं कि बात कहाँ तक आगे बढ़ रही। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान, मैं आपको परिचय कराता हूँ। शेखर अय्यर जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है। प्रोफेसर अभय दुबे अम्बेडकर विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, और प्रेम कुमार जी, सारे पत्रकार हैं, क्योंकि राजनीतिक दल जो इससे कंसर्न कनेक्टेड है वो आने को तैयार नहीं है। भाजपा तो ऑफकोर्स चली आएगी, लेकिन जिनको इसका जवाब देना है वो आने के लिए तैयार नहीं है। शेखर जी, आपसे मैं इसलिए शुरुआत करता हूं क्योंकि हमको ध्यान है कि पिछली बार में किया तो आपने बहुत सारी बातें हमें तमिलनाडु से और द्रविडियन पॉलिटिक्स की समझाई थी, वहां तक तो हमको समझ में आ गया था, लेकिन ये बात रुक नहीं रही है। तो हमने पिछली बार, आपको याद होगा, ये कहा था कि ये बाय डिजाइन है, स्लिप ऑफ टंग है। तो अब तो लगता है बाय डिजाइन है, क्योंकि वन आफ्टर सेकंड उनके यहाँ से बाकायदा डिजाइन बयान है। और अब तो ये कहा जा रहा है कि इंडिया की बैठक में तय हुआ था ये कि हमको सनातन पे हमला करना है और इस तरीके से नैरेटिव सेट करना है। अब इसमें इंडिया कोई सफाई नहीं दे रही है। क्या आपको लगता है कि ये मामला तो रुक नहीं रहा है, शेखर जी? हाँ नीरज जी, मैं फिर वही प्रथम मीटिंग की बात करता हूँ, सितंबर 3 तारीख को जो मदुरै शहर में हुआ था। उस फंक्शन का स्पॉन्सर थे तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स एंड आर्टिस्ट फोरम है। वो एक मार्क्सवादी संस्था से जुड़ा हुआ है। वो वैसे लेफ्ट पार्टीज का ही है वो संस्था। और जब उदयनिधि बोल रहे थे, उसका जो प्रिजाइड कर रहे थे द्राविड़ कड़गम करके, जो डीएमके का जो पेरेंट पार्टी है, वो डीके, उसके के वीरमणि करके है, जिनका हमेशा जो पेरियार के जो थॉट्स और फिलॉसफी को ये करते, प्रचार करते। और उन्होंने उदयनिधि से पहले और भी कठोर शब्द से बात किया सनातन धर्म को। जब उदयनिधि का मंच पे आने का मौका मिला और जब बोलने लगे, तब उनके हाथ में एक कागज दिए गए और सुनने को आया वो कागज किसने दिया? जो मार्क्सवादी एमपी है वेंकटेशन करके, लोकसभा सदस्य है मदुरै शहर से, उन्होंने ही वो लिख कर दिया था, क्योंकि वो बार बार वो कागज देके पढ़ रहे थे। अब वेंकटेशन ने क्या लिख कर दिया, उदयनिधि ने क्या उसी कागज से पढ़ा कि पता नहीं, लेकिन पहले तो जो मुझे डीएम के सूत्रों बता रहे तो एक बड़ा स्लिप हो गया और वैसे ही लग रहा था। अभी जो तय हुआ, जो मुझे जानकारी मिल रही है, क्योंकि उदयनिधि अभी टारगेट हो गए और उनको सब कह रहे, तब एक प्रकार से पार्टी के अंदर भी एक ये गया कि भाई सबको बोलनी चाहिए ताकि ये ना लगे कि केवल उसने गलती कर दी, हम बैकफुट पे हैं। तो उसके बाद हमने देखा, नहीं उससे पहले ही ए राजा ने, उनको लगा कि क्योंकि ए राजा और उदयनिधि का संबंध कोई अच्छा संबंध नहीं है, क्योंकि ए राजा अपने आप को बड़े दावेदार मानते हैं कि तमिलनाडु के पहले प्रथम दलित सीएम बनने का उनको कब मौका मिलेगा, क्योंकि वो दलित समुदाय के हैं और कहा जाता है वो क्रिश्चियन भी है। तो वो उनका हमेशा एक रहा है, ख्वाब रहा है कि वो तमिलनाडु के प्रथम दलित सीएम, यानी तमिलनाडु में अभी तक कोई दलित सीएम नहीं बना है। तो उन्होंने और ज्यादा बोल दिया, जिसके आपने जिक्र कर दिया, HIV से तुलना की और कुष्ठ रोग से तुलना की। उसके बाद में कहीं ना कहीं स्टालिन को लगा कि दाड़ा थोड़ा मामला आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। फिर उन्होंने मंत्रियों को कहा कि आप कुछ मत ज्यादा मत बोलिए, इस पे जो बोलना है पार्टी कार्यकर्ता बोले। लेकिन जो आज की जो डेवलपमेंट्स है, जिस तरह ए राजा भी कंटिन्यू कर रहा है और पोनमुड़ी हमें याद होगा, इन्हीं के खिलाफ ईडी काफी रेड वगैरह की है, इनके खिलाफ काफी करप्शन केसेस की जारी है। और वैसे देखा जाए ऐसे समय में ये बात छेड़ी गई है जब डीएमके के प्रमुख नेता ईडी के स्कैनर पे हैं, उनके ऊपर करप्शन भ्रष्टाचार के आरोप है, रेड्स हुए हैं, आज भी रेड हुए हैं कई जगह पे जो सेंथिल बालाजी से कनेक्टेड है। आज तमिलनाडु में जो सरकार की, वहां के डीएमके सरकार के जो चुनौती है, जो क्राइसिस है, एक है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। वर्चुअली कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई हिंसा होता है, ऑन स्ट्रीट जो हिंसा बहुत बढ़ गया, जिसको लेकर राज्य सरकार खटगड़े में आई है। नंबर 2 जो कहा जा रहा है कि जो कारण है, एक जो स्टालिन परिवार को लग रहा है कि वो अल्टीमेटली शिकार हो जाएंगे, क्योंकि ईडी का जिस तरह स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन जारी है और उनको ये डर लग रहा है कि कहीं सेंथिल बालाजी
अप्रूवर ना बन जाएं और उनकी परिवार के कुछ सदस्यों के नाम ले लें। तीसरी बात है, स्टालिन की भी एक दामाद है जो बड़े बहुत सक्सेसफुल बिजनेस है, जैसे हमारे गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा है, उनकी भी बहुत कई प्रॉपर्टीज हो गई है, कई बिजनेस 4 गुना बना है, और रियल एस्टेट में उनकी जो कंपनी है वो तो बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये सब अगर देखा जाए, और इसके ऊपर जो कैंपेन ऑपोजिशन की तरफ से जो अंडामलई कर रहे हैं, जो पादयात्रा शुरू की है उन्होंने रामेश्वरम से, ये सारे मुद्दे को बार बार कास करके करप्शन को लेके जो करप्शन को लेकर बहुत लोग परेशान है। मैंने पिछले बार भी कहा था, इतना तक शराब खरीदारी छोड़िए, शराब बिक्री में भी उन्होंने करप्शन नहीं छोड़ा है। आपको 10 रुपया 20 रुपया ज्यादा देना पड़ता है, जो भी अमाउंट हो। तो यह हालत है आज तमिलनाडु में। लॉ एंड ऑर्डर बड़ी इश्यू है, महिला को सुरक्षा को लेकर बड़ी इश्यू है, और ऊपर से हम देख रहे हैं, और सुशासन, ज्यादातर तो सुशासन की इश्यू है, वो भी बड़ा इश्यू है। तो ऐसे समय में उनको लग रहा है भाई फिर कहीं हम, गलती तो हो गई किसी कारण, उदयनिधि ने जो बोलना जिस तरह बोलना नहीं था, लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं लॉजिक कि हम जाति पर जो ये हुआ है उसी पर बोल रहे हैं, हम ये 4 वर्ण को लेकर जो अत्याचार हुआ है उस पर बोल रहे हैं, ये सब डाइवर्शन है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से इशारा होने के बावजूद भाई इसको टोन डाउन कीजिए, फिर भी मुझे लगता है नहीं कर रहे। इसका मतलब डीएमके अब एक फैसला कर लिया है कि इसमें वो कांग्रेस को मदद नहीं करेंगे, कुछ भी हो उत्तर भारत में शेखर जी, इसमें डीएमके मदद नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है कि वही स्थिति आ रही है जो आपको याद होगा, आई.के. गुजराल के सरकार जब जैन कमीशन रिपोर्ट को लेकर जब कही गई थी डीएमके, क्योंकि जैन कमीशन ने कहा था लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलम, जो तमिल एक्सट्रीमिस्ट जो श्रीलंका में थे, उनकी ग्रोथ तमिलनाडु का कारण है डीएमके का समर्थन, करुणानिधि का समर्थन करके जैन कमीशन में इशारा किया था। उसके बाद कांग्रेस ने एक डिमांड रखी, भाई डीएमके मंत्री को हटना चाहिए, डीएमके मंत्री ना हटाएंगे तो हम सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे। शेखर जी, वही हुआ था। एक चीज ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से इशारा हुआ कि इस मामले को ठंडा करिए, ज्यादा इस तरह बयान मत दीजिए, लेकिन राहुल जी का जो अभी बयान हमने सुना उससे तो ऐसा नहीं लगता है। वो तो खुद ही 4 और कमियां गिना रहे हैं कि मैंने तो उपनिषद पढ़ा है और गड़बड़ है यहाँ पे मामला, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ये बीजेपी ऐसा करना चाहती है। तो मतलब इस बयान से आप पैसिफाई कैसे कर रहे हैं? नीरज जी, सबसे डर कांग्रेस के अंदर, सीनियर कांग्रेस लीडर्स के अंदर यही है, कहीं राहुल गांधी उदयनिधि को सपोर्ट ना कर दे, यही डर है। कमलनाथ जी को भी यही डर है, अशोक गहलोत को भी यही डर है, भूपेश बघेल को भी यही डर है। ये कहते कहते कहीं वहां तक पहुंच ना जाए उदयनिधि के पास। जब राहुल स्वयं कनिमोझी को रिक्वेस्ट किए थे भाई टोन डाउन करो, ये ऐसा मत बोलिए, अभी हमारे लिए दिक्कत है, इसका मतलब कि हम आपके स्टेटमेंट पे लगभग, मतलब हमारी भी वही विचार है, लेकिन 19-20 का फर्क है, लेकिन अभी मत बोलिए, इस तरह की इशारा किया गया था। लेकिन कांग्रेस के आज के तारीख में सबसे बड़ी डर है कि कहीं राहुल गांधी पूरा समर्थन ना कर दे जी। अगर वो कर देंगे फिर तो बीजेपी चाहेगी कि भारत रत्न दिया जाए उदयनिधि स्टालिन को। प्रियंक खरगे ने तो कर ही दिया सर, प्रियंक खरगे तो कर ही रहे थे। नहीं, खरगे देखिए, खरगे जिस तरह बोल रहे थे, अभी क्या है कि दोबारा रिवाइल हो रहा है। सिद्धरामैया जैसा नेता है, उनके लिए परेशानी वैसी ही हो रहा है वहां पे कर्नाटक के अंदर, जो कांग्रेस के अंदर तो चल रही है। एक नेता बीके हरिप्रसाद तो खुल के उनके खिलाफ मुहिम शुरू कर दिया है, और डीके शिव कुमार उनके उप मुख्यमंत्री है, पता नहीं वो बार बार कहते हैं कि सरकार खतरे में है, और डीके शिव कुमार सिद्धरामैया को समझ नहीं आ रहा खतरे कहां से है, इनसे है या और किसी से है। तो एक प्रकार से जब कोई भी नेता इस तरह है, क्योंकि अपने आप को सिद्धरामैया प्रोजेक्ट करते हैं कि वो एंटी बीजेपी के पूर्ण, केवल एंटी बीजेपी नहीं है, वो केवल एक प्रकार से ओबीसी के नेता हैं जी, अपना अपना पोजीशनिंग कर रहे हैं। लेकिन ये इसके लिए उत्तर भारत में बहुत महंगे पड़ने का जो आशंकाएं हैं कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस नेता के अंदर, और जो सबसे बड़ी आशंका मैंने आज बता दिया कि कहीं राहुल गांधी ऐसा स्लिप ना कर दे वो जाके उदयनिधि से गले ना मिल ले। जी प्रेम कुमार जी, बीजेपी तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसने तो कह दिया कि हम इसको गांव-गांव तक ले जाएंगे, और बहुत अजीब टाइप के वहां से बयान आ रहे हैं। अब चूंकि नॉर्थ इंडिया में ये सेंसिटिव इशू है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि एक के बाद एक और ज्यादा हार्श बयान आ रहे हैं। इंडिया इस पर कोई लाइन नहीं ले रही, बल्कि वहां के मंत्री तो कह रहे हैं कि इंडिया की बैठक में तय हुआ था। अब ये बड़ा अजीब सी बात है।
क्या आपकी क्या राय है, क्या इसमें रुख है इंडिया का? जी देखिए, एक बात तो ये है कि सनातन बोल करके, और सनातन का मतलब सनातन धर्म बोल करके, इसको सनातन धर्म के उन्मूलन, उसके हमला, उसके नरसंहार और ये बोल करके इसको रखा जा रहा है। और फिर कहा जा रहा है कि हम आंख निकाल लेंगे, हम जुबान खींच लेंगे, और कोई आम आदमी नहीं कह रहा है, केंद्र सरकार के मंत्री गजेंद्र शेखावत जैसे लोग कह रहे हैं। तो इसके अलावा वो एक पुजारी महंत जो कि 10 करोड़ का इनाम रख रहा है कि उदयनिधि को का गला काट कर लाया जाए। तो ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि सनातन कौन है? सनातन सिद्धांत जिसमें कि अस्पृश्यता के कारण, वो सियासत आपने चर्चा की कि तमिलनाडु में लंबे समय से है, और अस्पृश्यता के खिलाफ उनकी पॉलिसी रही है डीएमके की, उस पर बोला जा रहा है। सनातन सिद्धांत जिसमें कि अस्पृश्यता हो, छुआछूत हो, इसके खिलाफ अगर खड़े हैं लोग, या खड़े होना चाहिए ऐसी बात कह रहे हैं, तो ये कहीं से गलत नहीं है। लेकिन इसको सनातन धर्म पर हमला के रूप में भारतीय जनता पार्टी, और जैसा कि सूत्रों के हवाले से मीडिया ने भी दिखाया था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सनातन पर जोरदार तरीके से, तर्कपूर्ण तरीके से बात करनी है। तो इस देश में इतने सारे मुद्दे हुए, मॉब लिंचिंग हुई, भाई जीएसटी के समय, नोटबंदी के समय, चाइना के अटैक के समय, दिल्ली दंगे के समय तमाम घटनाएं घटी, मणिपुर हुआ, कभी भी ये बात सामने नहीं आई कि प्रधानमंत्री जी ने कहा हो कि इस मामले पर तर्कपूर्ण तरीके से बोलना है। सनातन को ही क्यों चुना कि इसी मामले को तर्कपूर्ण तरीके से बोलना है? और ये क्या तर्क है? तुरंत सामने आ गया, केंद्र सरकार के मंत्री वही तर्क दे रहे हैं, आंख निकाल लेंगे तो प्रेम कुमार जी, आपने कहा कि कुरीतियों के खिलाफ वहां बोला जा रहा है, कि आपने ध्यान से सुना नहीं? ए राजा ने जो कॉन्फ्रेंस का वीडियो मैंने डाला है, या मंत्री का जो वीडियो है, वो साफ कह रहे हैं कि इस पूरे सनातन धर्म को इरेडिकेट करना है, धर्म नहीं है सर, धर्म खत्म नहीं। करना है इस पूरे पद्धति को। सनातन के सिद्धांत है सर, धर्म नहीं है। दोबारा आपने सुना है बाइट क्या उन्होंने क्या बोला? अब दोबारा तो नहीं, आप दोबारा, अरे सर आप तो मतलब ऐसा बात कर रही है, 15 दिन से इशू चल रहा है, उदयनिधि से लेके टिल डेट जो उनके मंत्री हैं, अब तक धर्म नहीं सुना उनको ध्यान से सुनिए कि सनातन, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि जो विदेश में रह रहे हैं वो भी पूरी दुनिया के लिए खतरा है हिंदू धर्म। अभी समझ में नहीं आया। अभी ये राजा ने कहा कि सिर्फ भारत नहीं, जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए भी, वो भी पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि इसमें इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया समर्थन में खड़ा है इसके, जो संगठन बना है, या इसका विरोध कर रहा है? क्यों नहीं बोल रहे लोग इस पे? मुझे वैल्यू जजमेंट नहीं है मेरा कि अच्छा है बुरा, वो जो बात की बात, स्टैंड क्या है? आपने भी दिखाया कि तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत राय ने कहा कि हम इससे सहमत नहीं। जो कोई भी सनातन धर्म समझ करके मानेगा, वो निश्चित रूप से किसी भी धर्म के उन्मूलन, हटाने, मिटाने जैसी बात कही नहीं जानी चाहिए, कोई नहीं समर्थन में खड़ा होगा। लेकिन जो कोई भी इसको इस रूप में देखेगा कि ये जाति विरोध, जाति भेदभाव और वर्ण व्यवस्था, इसके खिलाफ बात है, वो निश्चित रूप से खड़ा होगा। यही है इसमें मतलब जो है फर्क है। इंडिया गठबंधन का भी स्टैंड उसी रूप में होने वाला है। आरजेडी का देख लीजिए, जेडीयू का देख लीजिए, सबका स्टैंड इसी रूप में है। सनातन धर्म के उन्मूलन की कोई बात नहीं कर सकता। इस पर मुझे बताइए कि किसने ये इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात रखी कि इस अलागिरी कह रहा हूँ, स्टालिन के लड़के के, उनके मंत्री के, ए राजा के बयान से इंडिया का कोई लेना देना नहीं हो, तो रोज एक नया बयान देते हैं। अभी राहुल गांधी जी को आपने सुना, उन्होंने नाम तक नहीं लिया उदयनिधि का कि भाई उसके बयान से मैं सहमत नहीं हूं। देखिए, ये बात जरूर पूछी जाती है, पूछी जाती रहेगी कि इंडिया के बड़े नेता इस पर बात, अपना स्टैंड लेकर सामने आए। ये बात पूछी जाती रहेगी। लेकिन ये बात भी तो पूछे जाने की जरूरत है दूसरे से। मान लीजिए अपोजिशन में बीजेपी बनाम इंडिया है, तो बीजेपी से कि जो उदयनिधि जो जिस वर्ण व्यवस्था और जिस छुआछूत की बात कर रहे हैं, आप इसके बारे में क्या बोलते हैं? इसके बारे में आप क्यों चुप हैं?
आपने किसी ये बात बीजेपी उधर भी नेता का ये पूछी बयान जा सुना कि छुआछूत का समर्थन कर रहे हैं कि हाँ ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था चलती रहनी चाहिए? ऐसा तो कोई मैंने नहीं सुना। मैं तो इसी कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूं कि अगर इस बयान को अगर आप डाइल्यूट कर देते कि भाई ये कुरीतियां खत्म होनी चाहिए तो ये बवाल ही नहीं होता। ये है, अब है कि इतने जोर शोर से प्रचार हो रहा है, सुनिए, इतने जोर शोर से प्रचार हो रहा है, सनातन धर्म बोल दिया, हम आंख निकाल लेंगे, हम जीभ निकाल लेंगे, इस पर तो कोई नहीं पूछ रहा है कि कैसे एक मंत्री ऐसा बोल सकता है। तो इधर से कोई आके बोले तब ना मैं पूछूं। मैंने तो कहा ना कि मंत्री के तरह तरह के बयान आ रहे हैं, इधर से कोई आए तो मैं उनको बुलाऊं, सामने बैठा के बात करूं। जब कोई आने को तैयार नहीं है तो मैं बीजेपी को क्यों बुला के हमसे चर्चा करूं? ये आम नागरिक का हक है कि केंद्र सरकार का कोई मंत्री, आम नागरिक का ये हक है कि तमिलनाडु के पूरी सरकार एक व्यू रख रही है, उस पर कोई व्यू जो उनके गठबंधन के लोग, अरे वो तो प्रेम जी आप समझ नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि इंडिया ने तय किया है, उसको आगे मना करना चाहिए। नहीं, एक मिनट प्रेम जी, पिछली बार इस चर्चा में नहीं थे, मैंने एक बात कही थी कि जब आप चुनाव लड़ने जाएंगे ना तो ये पुस्तकालय वाला डिस्कशन नहीं होता वहां पे कि नहीं 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 सनातन धर्म की, चलो हम लोग पहले तत्व चर्चा एक करते हैं। आप जाएंगे समझाने राहुल गांधी अमेठी के वोटरों को कि नहीं नहीं उदयनिधि ने ऐसा नहीं बोला था। थोड़ा सा ग्राउंड की रियलिटी समझिए ना सर। मैंने पहले भी कहा था कि हम टीवी पे डिबेट करें, लेकिन ये लाइब्रेरी की डिबेट नहीं है, ये सिंपोजियम नहीं हो रहा है। रुक जाइए सर, रुकिए एक मिनट रुकिए ना सर। अब अभय दुबे जी रुक नहीं रहे बयान, और जिसको ठंडा करना चाहिए वो कुछ बोल नहीं रहे। मैं तो रोज इन्वाइट करता हूं, आज भी मैंने पूछा था कांग्रेस से कि भाई आप आइए, आप सबसे बड़े दल हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप क्लियर करिए आके। मैं तो कह रहा हूं 1 घंटे चर्चा करेंगे हम लोग, वो बात ही नहीं कर रहे हैं। नीरज जी, इस संबंध में मुझे 2 बातें कहनी है। पहली तो यह है कि राहुल गांधी का जो आपने वक्तव्य सुनाया उसको मैंने पहले भी सुना था और आपके चैनल पे भी सुना। मुझे उसमें कहीं सनातन धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं लगी। वो भाजपा के खिलाफ वक्तव्य है। बिल्कुल सही वक्तव्य यह है कि भाजपा सच्ची हिंदू नहीं है। हमने जो हिंदू ग्रंथ पढ़े हैं उसके हिसाब से मैंने जो समझा है, उसके लिहाज से भारतीय जनता पार्टी का सच्चे हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं है। आपने सही इसलिए उस वक्तव्य को तमिलनाडु में जो वक्तव्य दिए जा रहे हैं उनकी निरंतरता में पेश करना उचित नहीं है। पहली बात, राहुल गांधी का कोई मैं समर्थक नहीं हूं, ना उनके बयान मुझे बहुत पसंद आते हैं, लेकिन ये बयान जो है तार्किक दृष्टि से ये कोई सनातन धर्म या हिंदू धर्म के खिलाफ राहुल गांधी का वक्तव्य नहीं है। इसलिए कृपा करके उसे सनातन धर्म के खिलाफ वक्तव्य। दुबे, मैं बाप की बात सहमत हूं, इसलिए मैंने सुनाया है, वर्बिटम है। जो बात उदयनिधि ने कही उसके बाद जो प्रियंक खरगे ने कही उसमें भी एक डिफरेंस है। वर्बिटम अगर आप सुने, आपने सुना ही होगा ना। लेकिन प्रियंक खरगे ने क्या कहा कि जो धर्म मानव के बीच में भेद करता, मैं उसको नहीं मानता, खत्म हो जाना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट वही था तो लोगों ने जोड़ा। अभी अगर मुकदमा चलेगा तो प्रियंक खड़गे तो बच जाएंगे साहब, मैंने तो नाम ही नहीं लिया किसी का, है ना। एक लीगल सुनिए ना सुनिए, अब उसी कॉन्टेक्स्ट को जब आप वहां ले गए तो राहुल जी ने कहा कि ऐसे किसी, मैंने किताबें पढ़ी हैं लेकिन जो बीजेपी कर रही है वो नहीं लिखा है किताबों में। अब इसको किस कॉन्टेक्स्ट में आप पेश करना चाहते हैं? आप देखिए, प्रियंक खरगे का बयान तो उदयनिधि स्टालिन के बयान से अगर कोई जोड़ना चाहे तो जोड़ सकता है, लेकिन राहुल गांधी का बयान जैसे दिया गया है वैसे बिल्कुल नहीं जुड़ता है। पहली बात, खैर अगर आप इस पर सहमत नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें इसमें कोई जिद नहीं करनी। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं। मेरा कहने का मतलब जी इतना बड़ा बवाल चल रहा है उस पर उनको बोलना चाहिए था, नाम लेके बोलना चाहिए था कि मैं उससे सहमत नहीं हूँ। आइए मैं उस पर आ रहा हूँ, वो तो बात मैं कहूंगा ही। दूसरी बात मेरा कहना है कि इस मसले में इंडिया गठबंधन और विपक्ष का जो मोर्चा है वो बुरी तरीके से फंस गया है और उसकी अपनी समस्याएं हैं, इसकी वजह से वो फंस गया है। अगर इन्होंने, मैं ये मानता हूं, अगर इन्होंने न्यूनतम साझा कार्यक्रम अभी तक बना लिया होता, अपना ठीक से सचिवालय वगैरह, अपने प्रवक्ता अवक्ता सब उनके तय कर दिए होते उन्होंने, तब वो इन वक्तव्यों से कुछ बच के निकल सकते या इनका कुछ जवाब दे सकते या कोई पेशबंदी कर सकते। वो बिल्कुल इस मामले में उन्होंने बहुत देर लगा दी है और वो अपना काम पूरा कर पाते उससे पहले ही वो इस चक्कर में फंस गए हैं। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि इंडिया गठबंधन को चाहिए, दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का निशाना तमिलनाडु की राजनीति नहीं है। उसे उदयनिधि स्टालिन वगैरह जो कह रहे हैं ठीक है, उससे वो भड़कावे की स्थिति बनी है, उससे भाजपा को मौका मिला है, लेकिन दरअसल जो इंडिया गठबंधन जहां पर फंसा है और जहां पर भाजपा का निशाना है वो इंडिया गठबंधन के उत्तर भारतीय जो नेता हैं
उन्होंने जो वक्तव्य इस सिलसिले में दिए हैं वहां पे इंडिया गठबंधन ज्यादा फंसा हुआ लगता है। जो जगदानंद सिंह ने वक्तव्य दिया है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके के पिछड़े वर्ग की गोलबंदी करने के लिए जिस तरह के वो वक्तव्य दे रहे हैं, तो ये जो वक्तव्य हैं, ये वक्तव्य ज्यादा इंडिया गठबंधन को सांसत में डालते हैं। तो मेरा मानना यह है कि ये इंडिया गठबंधन को चाहिए कि जल्दी से जल्दी अपना मोर्चे का जो ढांचा है उसको दुरुस्त करें, वरना भारतीय राजनीति के मैदान में जगह जगह बड़ी सुरंगें लगी हैं। आप अगर ध्यानपूर्वक नहीं चलेंगे तो इस सुरंग पे आपका पैर पड़ जाएगा और आप उड़ जाएंगे। तो ये एक समस्या है, इसका जल्दी जल्दी सामना उन्हें करना पड़ेगा। और उत्तर भारतीय नेता जो हैं, इनको बहुत कड़ाई के साथ अनुशासित करना पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण भारत में भाजपा जो कह रही है, भाजपा की आवाज दक्षिण भारत नहीं सुनता है। नरेंद्र मोदी को दक्षिण भारत में नेता नहीं मानता है। वो कुछ भी कहते रहे, दक्षिण भारत में कर्नाटक के कुछ छोटे से हिस्से को छोड़कर कोई असर पड़ता नहीं है। तो दक्षिण भारत समस्या है ही नहीं। समस्या असली वो है जहां पर भाजपा बड़े पैमाने पर हिंदू गोलबंदी करना चाहती है। इसलिए वो इस सवाल को पूरे आक्रामकता के साथ प्रधानमंत्री के निर्देश पर उठा रही है। उत्तर भारत के इंडिया गठबंधन के नेताओं को ज्यादा अनुशासित रहना पड़ेगा। उनके ऊपर चाहिए कि उनकी पार्टी की आला कमान कोई लाठी चार्ज करें, कुछ आंसू गैस चलाएं, यानी उनको अनुशासित करें। अगर वो नहीं करेंगे तो इससे उनको चुनाव में नुकसान होगा। लेकिन दुबे जी, कांग्रेस क्या करे बताओ? बयान तो दूसरे दे रहे हैं ना, वो डीएमके को कैसे कंट्रोल करेगी? नहीं, कांग्रेस को डीएम को कंट्रोल कांग्रेस किसी दूसरे दल को कंट्रोल कर ही नहीं सकती। तो वो क्या करेगी बताइए ना? उत्तर प्रदेश में अगर ये इशू बन रहा है तो क्या करेगी? एक जमाने में भाजपा के साथ डीएमके थी, हम सब लोग जानते हैं। उस जमाने में अगर डीएमके के नेता ये बयान देते तो भाजपा क्या करती? भाजपा ये कहती भाई उन पार्टी का मामला है, हमसे कोई मतलब नहीं। भाजपा ये कहती नहीं हमारे साथ गठबंधन में है ये, लेकिन कुछ न्यूनतम कार्यक्रम है। ये कहने से काम चल जाएगा? इतना बोल देने से बात बन जाएगी? मेरा कहना है काम चले या ना चले, कम से कम कहने के लिए एक मजबूत किस्म की बात है कि हमारा गठजोड़ उनकी विचारधारा के आधार पे नहीं है, हमारा गठजोड़ कुछ न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पे है। देखिए, जब देश में पहला बड़ा गैर कांग्रेस गठजोड़ बना था 1967 में, तो कम्युनिस्ट पार्टी, जनसंघ, सोशलिस्ट और कांग्रेस से टूटा हुआ खेमा एक ही मंच पे था, एक साथ मिलकर संयुक्त सरकार चला रहा था। उसमें विचारधारात्मक कोई एकता नहीं थी, अपने अपने विचारों में सब लोग स्वतंत्र हैं। हर गठजोड़ का काम ये होता है कि जो उसका मिनिमम प्रोग्राम है, उस मिनिमम प्रोग्राम पे कोई मतभेद ना हो, उसके अलावा जो काम करना हो वो करता रहे। तो ये बात मजबूती के साथ उनके प्रवक्ता कह सकते हैं कि भाई उनकी अपनी राजनीति है, उनका अपना इतिहास है, वो अपना कह रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस के अंदर के ही लोग कहने लगेंगे तब कांग्रेस को मुश्किल हो जाएगी। अगर नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर के लोग कहने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। अगर अखिलेश की पार्टी के भीतर के लोग कहने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो असली मुश्किल वहां नहीं है तमिलनाडु में, असली मुश्किल यहाँ पे है। दुबे जी, आरजेडी का एक मंत्री कह ही रहा है, अखिलेश यादव के महासचिव मौर्य जी कह ही रहे हैं। मैं तो कह ही रहा हूं आपसे बात। नहीं तो असली समस्या सर मुझे लगता है कि उनके मुंह पे कंट्रोल लगाने वाली गलती, इंडिया गठबंधन की असली गलती यहाँ पे है। इंडिया गठबंधन के लिए जो इनडिफेंसिबल है, जिसका बचाव करना उनके लिए लगभग नामुमकिन है, वो इस जगह पे ज्यादा है। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। भाजपा कितने की जोर लगा रही, तमिलनाडु में उसको कोई सीट नहीं मिलेगी, कुछ वोट नहीं मिलेंगे। नहीं, तमिलनाडु की सीट को हमको लगता है शायद जरूरत भी नहीं होगी कि तमिलनाडु में। हाँ, तो तमिलनाडु के बहाने तो भाजपा को ये मौका मिला है, तमिलनाडु के बहाने तो भाजपा को ये मौका मिला है, और वो मौका उत्तर भारत के इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दिया है उसको। और भाजपा कोई भी पार्टी होती वो यही करती जो भाजपा कर रही है। जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी, आरजेडी के उस मिनिस्टर का बयान आपको याद होगा, थोड़ा पुरानी बात हो गई, मैं उसको जोड़ नहीं रहा हूं, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो चला है ना, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2 बार बोला, अब फिर तमिलनाडु से शुरू हो गया। इसमें एक अलग किस्म की राजनीति यहाँ पे चल रही। इस तरीके के बयान दे करके कि सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ, इस तरह बयान देकर के क्या हासिल होगा? क्या वोट मिलते हैं इससे? नीरज जी, मैं इसको थोड़ा सा पीछे से ले आता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और 2-3 तरह की चर्चा हो रही है कि भाई राहुल गांधी का बयान इससे नहीं जोड़ा जाना चाहिए, सनातन धर्म नहीं है ये नहीं जोड़ा जाना चाहिए, दक्षिण भारत में तो कोई मोदी को सुनता नहीं है, और उत्तर भारत का मसला है तो उत्तर में ठीक कर लेना चाहिए। ये मोटे मोटे तर्क हैं। लेकिन जो उदयनिधि स्टालिन ने कहा, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जो प्रियांक खड़गे ने कहा, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जो जगदानंद सिंह कह रहे हैं, जो ए राजा कह रहे हैं,
और अब जो ये पोन मोदी कह रहे हैं, ये सब एक ही बात कह रहे हैं, ये एंटी हिंदू मानसिकता है। और वो कौन सा सनातन? सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन मतलब जो राम में आस्था रखता हो, सनातन में मतलब जो राम कृष्ण शिव देवी मानता हो, देवता मानता हो, वही तो सनातन है ना। सनातन मतलब जो प्रकृति की पूजा करता हो, नदी की पूजा करता हो, गंगा किनारे लगा तो कुंभ लगा लिया, माघ मेला लगा लिया, वहां पर बैठ गए रेती में, यही सब तो है ना सनातन। अब सोचिए जरा, मैं आपको कुछ कुछ घटनाक्रम याद दिला देता हूं जिससे अभी स्पष्ट हो जाएगा जितने लोगों के सामने कि क्यों कांग्रेस या राहुल गांधी या कोई नहीं बोल रहे हैं, उनको उससे लाभ क्या है। इस देश में बरसों यही राजनीति चलती रही कि एक बड़ा मोटा वाला वोट बैंक है जो 18% 20% आ जाएगा। तो मैं आपको कुछ कुछ चीजें याद दिलाता हूं। जब कार सेवकों पर गोली चली तो कौन सी पार्टी थी? उस पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी, नेता थे मुलायम सिंह यादव और वो इस अलायंस का हिस्सा है। जब सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा आडवाणी जी ने निकाली, राम के लिए थी ना, सनातन के लिए रथ यात्रा थी, तो किसने रोक कर और सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा झंडा बरदार बन गया? लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल इसी गठजोड़ का हिस्सा है। जब 2007 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक चुनावी सभा के दौरान लौट रहे थे या कहीं किसी जगह पर रास्ते में किसी ने पूछा था, तो राहुल गांधी जी उन्होंने क्या कहा? ताजा ताजा वो सांसद थे, नई नई संसदीय राजनीति में आए थे, तो उन्होंने कहा अगर कोई गांधी परिवार का प्रधानमंत्री होता तो बाबरी नहीं गिरती। फिर राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक होती है, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस विकास परिषद के हवाले से आए, बाद में उस पर बहुत सफाई दी गई, लेकिन आज भी वो बयान बार बार नेता कोट करते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। भाजपा नेता उसको और आगे ले जाकर कहते हैं, देखिए कह रहे थे कि मुसलमानों का है। 2018 में मुंबई में एक कार्यक्रम में सोनिया गांधी कहती हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर मुस्लिम परस्त पार्टी का आरोप लगा दिया। किसके जवाब में जानते हैं? क्योंकि 2017 के चुनाव में टेंपल रन बहुत किया था राहुल गांधी ने, इस वजह से। इसको अब आप आज के परिदृश्य में देखिए। राहुल गांधी उनके बहुत नजदीकी गांधी परिवार की पुस्तक में लिखते हैं हिंदुत्व ISIS और बोको हरम जैसा है। महंगाई पे रैली होती है जयपुर में और राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व को अलग बताने लगते हैं, हिंदू को असली हिंदू और नकली हिंदू बताने लगते हैं। क्या आज तक कभी राहुल गांधी के मुंह से किसी ने सुना कि असली मुसलमान नकली मुसलमान? किसी ने कभी सुना कि असली ईसाई नकली ईसाई? कभी सुना क्या ये सब? और चूंकि दक्षिण भारत की राजनीति में बहुत लंबे समय से कांग्रेस को ही आउट करके उसका लाभ उनको मिलता रहा, करुणानिधि के परिवार की पार्टी को, उन्हीं की पार्टी तो है, परिवार तो वही है। अब उनको लगता है कि हम अपना वाला गढ़ बचाएं, क्योंकि अन्नामलाई जो बीजेपी प्रेसिडेंट है तमिलनाडु के, वो कोई सवर्ण जाति से नहीं आते हैं, वो उसी खेमे के हैं। और अभी जो बीजेपी ने वहां ट्रायंगल क्रिएट किया है, दलित, पिछड़ा और एक वहां शेखर जी अभी उसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे कौन सी एक और जाति है, उन तीनों जातियों का समूह, उनमें से कोई सवर्ण नहीं। दक्षिण भारत की राजनीति पलटने की पूरी तैयारी है और ऐसे में वो अपनी जमीन बचाने के लिए फॉल्ट लाइंस खोज रहे हैं। उत्तर भारत में भी यही कोशिश हो रही स्वामी प्रसाद मौर्य और जगदानंद सिंह के जरिए। लेकिन समय बदल गया है नीरज जी। अब ये जो सनातन पर, राम मंदिर पर, राम पर, कृष्ण पर, शिव पर, देवी देवता पर हमला करने वाले लोग, काली दुर्गा पर हमला करने वाले लोग, वो देश के किसी भी हिस्से में बात करेंगे तो पूरे देश में वो बात जाएगी और उसका जवाब देते 2024 में इनसे नहीं बनेगा। सनातन धर्म, हिंदू कोई असली नकली हिंदू जैसा नहीं है, सब एक ही है। उनको ये बात सुनाई दे रही है। जी शेखर जी, एक चीज बताइए मुझे, क्या ये अन्नामलाई जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं तमिलनाडु के, उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि डीएमके सरकार को दिक्कत हो रही है, इसलिए ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने के लिए कर रहे हैं? इंडिया को जो होना है वो राहुल गांधी देखें या नीतीश कुमार देखें, हमको अपना गढ़ बचाना है। इवन वहां के आईटी मिनिस्टर के कुछ बयान ऐसे थे जिसको डीएमके आईटी सेल ने साइडलाइन कर दिया। मुझे तो डर है कहीं उनकी नौकरी न चली जाए, क्योंकि वो अपर कास्ट से आते शायद। शेखर देखिए जी, नीरज जी, ऐसा है कि देखिए अन्नामलाई 0 से शुरू किए वहां पे, यानी जो रामेश्वरम से यात्रा जो शुरू हुआ है, पहली बार ग्राउंड लेवल पे जाके गांव-गांव विजिट करके बीजेपी का आइडियोलॉजी क्या है, मोदी जी क्या कर रहे हैं दिल्ली में,
जो केंद्र सरकार की जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स क्या है, साथ में जो डीएमके सरकार वहां जो चल रही है, वहां पर किस तरह की जो गवर्नेंस की जो हालत बनी है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की हालत क्या है, भ्रष्टाचार क्यों इतना है, ये सारे लेकर बोल रहे। बहुत अच्छी तरीके से उनकी कैंपेन चल रहा है, जिसको लेकर डीएमके कैडर्स के अंदर भी बड़ी रेस्टलेसनेस हो रही है, क्योंकि अभी भी जो जयललिता के जो पार्टी है अन्ना द्राविड मुनेत्र कड़गम यानी एआईएडीएमके, वो अभी भी अंदर की जो अभी आपके ईपीएस यानी एडपाडी पळनिस्वामी अभी कमांड संभाले और अभी तक वो सक्रिय नहीं हुए एक विपक्ष पार्टी के जिस तरह होनी चाहिए। और ऐसे समय में सारा फोकस, क्योंकि अण्णामलई एक नया चेहरा है और जिस तरह बातें सामने रखते हैं, लोगों के अंदर ये लग रहा है कि जो भीड़ आ रही है। देखिए दूसरी प्रॉब्लम जो मैंने कहने को भूल गया है, नीट को लेकर। जो नीट भी वहां बड़ा इश्यू है। नीट का मतलब जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो एमबीबीएस के लिए, उसके लगातार डीएमके अपोज करता रहा। अपने मैनिफेस्टो भी कह दिया कि जैसे हम आएंगे नीट हट जाएगा, लेकिन नीट ऐसा चीज वो हट नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे हुआ था। लेकिन इन्होंने प्रॉमिस कर दिया। अब सवाल आ रहा है कि सब पूछ रहे हैं भाई नीट कब हटेगा। अच्छा, नीट की परीक्षा चल रही है, तमिलनाडु के बच्चे भी पास करके एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा इश्यू कर दिया, इसको प्रॉमिस ऐसा कर दिया जैसे आएगा ये हट जाएंगे। अच्छा, जो बच्चे ऐसी केसेस में आते, कई आत्महत्या कर देते, उसको इश्यू को बड़ा कर देते डीएमके। लेकिन सवाल बिगड़ आ रहा है कि आपने ऐसा क्यों आश्वासित दिया जो आप कभी नहीं कर सकते, और गवर्नर के पास इन्होंने असेंबली में रेजोल्यूशन पास कर लिया। तो कई प्रोमिसेस ये इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो ऐसे समय में उनको लग रहा है कि भाई अपने वादाएं तो हम पूरी नहीं कर पा रहे, तो ठीक है हम उसी इश्यू क्यों पकड़ ले, उससे थोड़ा हम दिखा देंगे भाई बीजेपी जो है वो जातिवाद पार्टी है। यानी जो पुरानी जो टैग लगता था बीजेपी को, वो तमिलनाडु में देने की कोशिश हो रही है। ये ब्राह्मण बढ़िया पार्टी है, लेकिन वहां तो ब्राह्मण न कहीं पे है, न ब्राह्मण का कुछ नहीं है। बीजेपी को आप ब्राह्मण पार्टी कहिए, आज बीजेपी के सेटअप में भी तमिलनाडु में कोई ब्राह्मण नहीं है। ऊपर में सारे जो है दलित समुदाय से, ओबीसी से, अण्णामलई स्वयं गौंडर जात से जो पश्चिम तमिलनाडु में है, सारे किसान हैं। तो वहां पे जो कास्ट कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, उसमें आप फिर दोबारा अगर आप कह रहे हैं कि जाति आधार पर जो अत्याचार है वो सनातन धर्म के कारण है, वो भी वहां वो स्टोरी वहां नहीं चलेगा, क्योंकि आज जो कास्ट की कॉन्फ्लिक्ट है वहां पे, वो कॉन्फ्लिक्ट इंटरमीडिएट कास्ट और दलित के बीच में है। कोई वहां पे ब्राह्मण नहीं है। तो ये बात अगर आप वहां नैरेटिव कोशिश भी करेंगे, ये नैरेटिव इसीलिए तो आप देखिए लगातार जब से ये सत्ता पे आए, डीएमके सत्ता पे आए, उसके बाद एमजीआर करुणानिधि से अलग होके एक अलग पार्टी बनाए, तब से लेकर ये जो सनातन धर्म का इश्यू केवल डीके जो द्राविड़ कड़गम जो चुनाव नहीं लड़ता लेकिन डीएम को मदद करता है, वो बीच बीच में बोलते हैं, लेकिन उसका कोई ज्यादा असर नहीं है। लेकिन आज डीएम के मेन लाइन पार्टी को यह लाइन अपनाना और कांग्रेस की जो चिंता है उसको कहीं ना कहीं वो नजरअंदाज करते हुए लगातार कहना, ये कांग्रेस के लिए चिंता है। क्योंकि देखिए, जब भी आप कांग्रेस ने कोशिश की डीएम को कंट्रोल करने, मैंने 97, 98 की बात की, आपको याद होगा, इसी जैन कमीशन रिपोर्ट को लेकर अल्टीमेटली डीएम के मंत्री रिजाइन ना किया, कांग्रेस को सपोर्ट विड्रॉ करना पड़ा। यानी कांग्रेस डीएम के रिश्ता जो है, जो पुरानी इतिहास रही है, इतना स्मूथ नहीं है कभी भी, क्योंकि डीएमके कभी नहीं मानेगी कांग्रेस के आदेश। तो इसलिए जो समस्या बन रही है, ये राहुल गांधी को स्वयं आके एक बयान देना चाहिए। जो विचार उनके हम स्वयं स्वागत नहीं करते, लेकिन वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि बोलेंगे तो फिर गठबंधन का फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। देखिए, आज आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने भी कह दिया कि ये उदयनिधि छोटा नेता है, इसको हम मानते नहीं, हम स्वीकार नहीं करते, ये स्टेटमेंट से हम सहमत नहीं है। क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी पता है, अरविंद केजरीवाल जानते हैं इसके असर क्या होगा। मैं इस पे दोबारा ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद आता हूँ इस बात कि मुझे तो लगता है कांग्रेस गठबंधन धर्म निभा रही है, पता नहीं जो भी कर रहे हैं उनकी जो भी, आई डोंट नो, इतना वीक है कि मुझे समझ नहीं आता कि स्टैंड लेने में क्या दिक्कत है। दूसरी चीज़, तेलंगाना और तमिलनाडु में अभय जी बहुत राजनीतिक उठापटक चल रही है, उसको एकदम ये हल्के में बोल देना कि वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, मुझे लगता है गड़बड़ है थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा वहाँ पे अप्रोर है तेलंगाना और महाराष्ट्र में, आंध्रा भी अनटच्ड है। ब्रेक के बाद इस पर आगे बढ़ाएंगे कि क्या इंडिया को वोट मिलेगा सनातन के इस तरीके के अपमान से, हिंदू वोटों का मिलेगा क्या? ब्रेक के बाद
फिर से आपको और हम चर्चा कर रहे हैं जो सनातन के खिलाफ तमिलनाडु से एक मुहिम चला रखी, बयानों की झड़ी लगी हुई है, उस पर क्या पॉलिटिकल रिपरकशंस हो सकते हैं, उसके क्या फॉलोआउट्स हो सकते हैं, उसी पर हम लोग बातचीत करने की कोशिश करें मेहमानों के साथ। समय कम होगा इसलिए कृपया करके छोटे छोटे बयान दें। प्रेम कुमार जी, वोट मिलेगा क्या सनातन को ऐसे गरिया के? देखिए वाजपेयी जी, सनातन को गरिया करके अगर ये टर्म हमने मान ही लिया तो वोट का इतना मत करो, फूल आरती उतर रही है क्या? मतलब इस पे तो कोई पैनल में बैठा हुआ आदमी सहमत नहीं होगा कि आप गरिया रहे हैं उसको। इतना भी मतलब आप मेरे आंखों में धूल मचे। रुकिए, मैं इसका मैंने पहले इसका अप्रूवल लूंगा। अभय कुमार जी, आरती उतारी जा रही क्या सनातन की? मतलब हद हो गई प्रेम कुमार जी, आप भी क्या बातें करते हो? नहीं तो मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं बोलने दूंगा, लेकिन आप ये जब पहले तो क्वेश्चन आपने खड़ा कर दिया कि पहले तो ये तय हो जाए कि आप सनातन को गरिया रहे कि नहीं। मैं कह रहा हूं वैल्यू जजमेंट में नहीं जा रहा हूं मैं कि वो अच्छे बुरे की बात बाद में होगी, वो लाइब्रेरी में डिस्कशन है, लेकिन आप उसको कह रहे हैं बुरा है। इस पर पूछो वोट मिलेगा क्या? मैं और आगे भी बढ़ता हूँ, बताइए। अब जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बोलते हैं कि शूद्र पशु ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, भाई इसमें ब्राह्मण नहीं है बाकी सब है, तो सनातनी इस ऐसा नहीं है। सनातन के बारे में जो ये सारी बातें बोली जा रही हैं, बोलने वाले भी सनातनी हैं, और जो दिखाया जा रहा है और किसको कि ये गलत है, इस हिसाब से और अब थोड़ी सी व्याख्या भी आई थी कि भाई इस हिसाब से बीजेपी को फायदा हो जाएगा कि कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा। भाई कमंडल की लड़ाई हुई थी, उस दौर में बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई थी। उसके बाद जब जब हिंदुत्व के नाम पर इन्होंने चुनाव लड़ा, बीजेपी सत्ता में नहीं आई। तो क्या यही प्रयोग चल रहा है क्या कि इस बार मंडल को फिर से खड़ा करना है? ये आप बताओ ना, यही चल रहा है, वही किया जाएगा। मैं लगभग वही स्वरूप देख रहा हूं कि 90 के दशक में जो माहौल था वो बनाया जा रहा है। प्रेम कुमार जी, कौन सा माहौल बना जा रहा है ये राजनेताओं का अधिकार है। मेरा सवाल ये कि अखिलेश यादव ने क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को अप्रूव किया? वो क्यों किनारा काट जाते हैं? उनके पत्र या प्रवक्ता आगे किनारा कर लेते हैं, नहीं मैं उस बयान से सहमत नहीं हूं। फिर ओन करो ना यार, मेरी तो समस्या सवाल यही है, ओन क्यों नहीं करते हैं आप जैसे ओन कर रहे हैं वैसे सबको ओन करना चाहिए। हाँ, ये सही बात है, मैं इसके साथ स्टैंड करता हूं। यही बात, इसी तरीके के सवाल मैं जब काउंटर करता हूं कि जो गजेंद्र शेखावत जी आंख निकालने और जीभ काट लेने की बात करते हैं, इसको बीजेपी नेता के अप्रूव करेंगे क्या? भाई कुछ बातें आप राजनीति में जानते हैं कि भाई होने दी जाती है और चुप रहना भी तो समर्थन होता है। ऐसा तो नहीं है कि प्रेम कुमार जी ने रुको सर रुको जी, अखिलेश यादव ने क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को डांटा, फटकारा कि कोई पनिशमेंट दिया, क्या किया? अरे रिपीटेड अगर आदमी बार बार कर रहा है और उसके को कुछ नहीं कह रहे हैं आप, तो मैं मानूंगा ना कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि वो ऐसा बोलता रहे। डीएमके कोई प्रवक्ता आके कह रहा है क्या? उनके एक के बाद एक नेता बयान दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद एक नहीं 2-3 बार बयान दे चुके हैं। मैं वही बात कह रहा हूं वाजपेयी जी, जो आप कह रहे हैं लगभग वही बात मैं कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन की ओर से सनातन पर छिड़ी बहस में जो स्टैंड है लगभग वही है, और सामने आया है, जो डिफरेंसेस आए वो भी आते रहेंगे और चीजें ऐसी ही चलती रहेगी। ये डिस्कस हुआ था क्या मुंबई में? मुंबई वाली बैठक में तय हुआ था क्या? नहीं, इसका भी खंडन करने कोई नहीं आएगा, और मैं कौन होता हूँ बोलने वाला कि अरे आपने कहा ना कि बहस छिड़ी हुई, तुमने कहा हो सकता है मुंबई वाली बैठक में तय हुआ, जैसा कि पोल मुड़ी कह रहे हैं। आप ये देखिए, दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, और ये सनातन के नाम पर पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स दोनों को सूट कर रही है। ऐसा नहीं है कि एक को सूट कर रही, दोनों को सूट कर रही। बीजेपी की जीत कब होती है? जब वो सोशल इंजीनियरिंग में प्रेम कुमार जी रुको ना, समय कम है दूसरे। मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी वाले तो ताल ठोक के ओन कर रहे हैं, मैं तो गाँव तक ये बात पहुंचाऊंगा। उन्होंने ओन कर लिया कि आप सनातन का अपमान करेंगे तो मैं गाँव में जाकर बताऊंगा कि देखो ये आपको मैं बहुत छोटे में बोल रहा है। दूसरा आदमी इसको डिसओन कर रहा है या किनारा काट रहा है, मुझे कोई लेने देने नहीं कौन क्या ओन कर रहा है। करो या ना करो, छिपो मत, मेरा सवाल यह है सिर्फ। दुबे जी, वोट मिलेंगे क्या इस पर? देखिए, अगर कोई पार्टी या कोई राजनीतिक गठजोड़ किसी धर्म के उन्मूलन का अभियान चलाता है, हिंदू धर्म के उन्मूलन का अभियान चलाता है, तो उसको वोट नहीं मिलेगा, उसको बहुत नुकसान होगा। लेकिन ऐसा कोई अभियान नहीं चल रहा है। ये बातें जो हैं वो केवल तमिलनाडु की राजनीति से संबंधित हैं।
जल्दी ही मेरा मानना है कि इंडिया गठबंधन इससे किसी न किसी तरीके से किनारा कशी कर लेगा। कब कैसे करेगा ये मुझे नहीं पता। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का संकट क्या है, इसमें 2 पंक्तियां कहूंगा। पहली यह है कि पिछली बार 10 राज्यों में उनका स्ट्राइक रेट 92% से 95% के बीच में था। उनके सामने चुनौती यह है कि उस स्ट्राइक रेट को कैसे कायम रखें। तो उसके लिए फिर से उन्हें हिंदू गोलबंदी की, एक लोकप्रिय हिंदू गोलबंदी की एक मुहिम चाहिए, और उन्हें लग रहा है कि सनातन वाले मुद्दे से उन्हें वो ट्रिगर पॉइंट मिल सकता है। इसलिए वो इसके अंदर, प्रधानमंत्री ने भी कहा है, इसलिए वो उसके अंदर जम के लग गए हैं कि उन्हें अगर वो 95% स्ट्राइक रेट नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी भले ही सरकार बना ले, लेकिन वो पूर्ण बहुमत की पार्टी नहीं रह जाएगी। वो सारा 225 में से 200 सीटें भाजपा ने 10 राज्यों में जीती थी। अगर दोबारा 10 राज्यों में 200 सीटें नहीं जीती तो फिर 303 की 272 सीटें नहीं मिल पाएंगी। तो ये जानते हुए भी सुपारी ले रखी है क्या डीएमके ने? देखिए, मैं कह रहा हूं कि डीएमके की राजनीति को इंडिया गठबंधन का जो गैर दक्षिणपंथी अध्याय है उसका पर्याय मत मानिए। अगर आप उसका पर्याय मानेंगे तो ठीक है, हो सकता है कि आप टीवी पे अपनी गोटी लाल कर लें, लेकिन उससे कुछ ज्यादा बात बनेगी नहीं, ये मैं कह रहा हूं। दुबे जी, मैं एक इस पर टिप्पणी ये करना चाहता हूं कि ये राजनीति में बड़ी अच्छी एक स्टाइल होती है राजनीतिक दलों की कि कोई भी कुछ भी बोल दे, उसके बाद आप उसमें कहिए कि नहीं, पार्टी इससे सहमत नहीं है, ये उनका निजी बयान है। वो एक जिले के सबसे छोटी इकाई का नेता हो या केंद्र का मंत्री हो, ये सारे दलों के ऊपर लागू है। मैं इससे किसी को बरी नहीं कर रहा हूं। ये एक बहुत अच्छी स्टाइल बन गई है। एग्जैक्टली वही चीज होती है कि इंडिया का कोई दल बोल रहा है गठबंधन का, अरे भाई वो उनकी अपनी तमिलनाडु की राजनीति है, वो उनकी अपनी बिहार की राजनीति, वो उनकी अपनी उड़ीसा की। ये क्या है? आप एक गठबंधन के तले हैं। जब हम इंडिया गठबंधन से ये उम्मीद करते हैं कि वो इंडिया गठबंधन किसी भी पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए बयान को या तो ओन करेगा या खारिज करेगा, या तो स्वीकार करेगा या खारिज करेगा, है तो हम इंडिया गठबंधन को एक पार्टी की तौर पर देखते हैं। वो इंडिया गठबंधन पार्टी नहीं है, एक मोर्चा है। 77 में जनता पार्टी बनी थी, उससे ही उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन ये एक मोर्चा है। और जैसे ही उस मोर्चे का न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनेगा, वो इस समस्या को बड़ी हद तक हल कर लेंगे। मैं कह रहा हूं उनकी केवल गलती ये है कि उन्होंने अपना न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं बनाया है। हर्षवर्धन जी, ये जो गठबंधन के स्वरूप हैं, ये आजकल, मैं तो आगे तो यही कह रहा हूं कि ये बहुत फैशनेबल है कि कुछ भी बोलो बाद में किनारा कर लो। मैं तो वो नहीं करता भाई, ये मेरा बयान नहीं है। भाई फिर आप मिले किस लिए हैं? खाली सत्ता की बार्गेनिंग के लिए मिले हैं क्या? इसीलिए मिलते हैं। एक यही होता है मिलने का कारण। यही होता है मिलने का कारण। अरे तो अबे जी, मैं आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेता हूँ। जनतांत्रिक गठजोड़ क्यों बना था? अरे सुनो ना अबे जी, सुनो मेरी बात। जनतांत्रिक गठजोड़ कब सुनो ना, अरे बात तो सुनो। अब मैं आपके खेमे में आ गया। अटल बिहारी वाजपेयी की कोई विचारधारा समान थी क्या? अभय जी, मैं आपके खेमे में आ गया। जब सत्ता प्राप्त करना राजनीतिक दलों का पहला धर्म है, मतलब उत्कट इच्छा है सत्ता प्राप्त करने की, इससे कोई इंकार नहीं सभी राजनीतिक दलों की, तो भाई साहब फिर अपनी स्ट्रेटजी भी वैसे ही करोगे ना आप, हर्षवर्धन जी? नहीं नीरज जी, देखिए, सत्ता प्राप्त करना सभी दलों का एक कहें कि एकमात्र लक्ष्य होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के लिए राम को नहीं छोड़ा, राम की सत्ता छोड़ी। 4 राज्यों की सरकार भारतीय जनता पार्टी की गिरा दी गई, जो असंवैधानिक थी, अलोकतांत्रिक था। और अगर आज की तारीख में कोई पार्टी होती और वो सनातन पर इस तरह का हमला करती और भाजपा के साथ गठजोड़ में होती, तो भारतीय जनता पार्टी उसको निकाल बाहर करती, वो कांग्रेस जैसा व्यवहार नहीं करती। मैंने इसके पहले की टिप्पणी बहुत विस्तार से बताया था कि ये जो गठजोड़ है, इसका मूल चरित्र क्या है। भारतीय जनता पार्टी जब ये कह रही है तो लोगों को उसके किए हुए याद आएंगे, इन पार्टियों का किया हुआ याद आएगा। और मैं कतई नहीं मानता कि अब कोई नेता वो तमिलनाडु की राजनीति करेगा और वो कह के बच जाएगा। अब पूरे देश में किसी नेता की आवाज सुनी जाती है। अब आप टीवी पर बहस कम भी करें तो भी वो पहुंचेगी। अब हर एक के हाथ में मोबाइल है और वो दिख रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है कि बीजेपी जीती तो सनातन हिंदू धर्म मजबूत हो जाएगा। ये मल्लिकार्जुन, प्रियांक खड़गे को छोड़िए ना, वो तो उसके बाद उदयनिधि वाली पारा के उनका बयान है। तो सारे के सारे नेता जो इस गठजोड़ में हैं, वो सब के सब हिंदुओं पर हमला करने में संकोच नहीं करते हैं,
ये जनता को साफ दिख रहा है। अब उसका वोटों में कितना लाभ मिलेगा किसको, ये मैं नहीं जानता, ये जनता तय करेगी। लेकिन दिख जरूर रहा है कि ये सब हिंदुओं पर कोई भी अपमानजनक टिप्पणी करने में जरा सा भी संकोच नहीं करते। इसमें एक बात मैं रख रहा हूं, समय समाप्त हो रहा है, लेकिन देखिए सत्ता हासिल करना लक्ष्य है दुबे जी, मैं भी कह रहा हूं पार्टी इसलिए बनाई कि सत्ता पानी है। इंडिया के ये घटक है, दल है जो दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, वो नोटों पे गणेश लक्ष्मी की फोटो छपवा रहे थे, फिर अचानक से वो एकदम सेकुलर बन जाते हैं। ऐसे जो तरह तरह के छद्म रूप दिखाते हैं, जो जिसमें मेरा सवाल होता है, आपकी मर्जी, आप चाहे जो रूप रखो, आपका अपना एक स्टैंड होना चाहिए कि भैया ये मेरी राय है, आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं। डीएमके ने 4 और बयान दे दिए, आप अपना देखो, हम कह देखें, हमारी तो ये राय है, हम हारे या जीते, मेरी राय ये है, मैं यही कहूंगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप राय भी रख रहे हैं और ओन भी नहीं कर रहे हैं। कभी आप जनेऊ पहन लेंगे, कभी आप सनातन को गरियाने लगेंगे। अब प्रेम जी कह रहे नहीं सनातन की आरती उतारी जा रही है, ये सारे बयान दे करके। तो ये जो वितंडावाद खड़ा होता है ना, मैं भी मानता हूँ कि ये जो टीवी की डिबेट्स हम लोग करते हैं, ये बहुत एकेडमिक हो जाती हैं कई बार। जो मोबाइल के जरिए लोगों तक पहुंचती है सर, उसको काउंटर करना है आपको चुनाव लड़ना है गंज डुंडवारा और फर्रुखाबाद में। चुनाव यहाँ आवाज अड्डा की डिबेट पे बैठ के नहीं लड़ना है। इसलिए इश्यूज को तत्व चर्चा की बजाय प्रैक्टिकल ग्राउंड पे एसेस करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।